हमारे पास प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन और मेडिकल एसेप्सिस किसे कहते हैं? अ स्टेट ऑफ क्लीननेस दैट डिक्रीज द पोटेंशियल फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सही है। ये क्या करता है? ये एक ऐसा स्टेट है जो सफाई का एक ऐसा निजाम है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को क्या कर लेते हैं? डिक्रीज कर लेते हैं। सही है। प्रोमोटेड करो इस मेडिकल एसेप्सिस और इस सफाई को हम कैसे प्रोमोट कर सकते हैं? बाय मेंटेनिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट। जैसे पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है इसको मेंटेन रखना, इसको बरकरार रखना, वक्त वक्त इसकी सफाई करना, वॉशरूम वगैरह का सफाई करना, डिसइंफेक्टेंट वगैरह यूज रखना करना। दिस इज प्रोमोट दिस इज द प्रोमोटेड प्रोसेस बाय व्हाट? फॉर द मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक। while the another one is maintaining cleaning hands। अपने हाथों को मेंटेन रखना, साफ रखना। जब भी आप कोई भी प्रोसीजर करते हो, बिफोर द प्रोसीजर, आफ्टर द प्रोसीजर आप हैंड हाइजीन करते हो। दिस इज आल्सो the types of medical asepsis technique, and this is the promoted process, while the another one for following center for disease control। ये CDC गाइडलाइंस है, वो कैसे है आप लोग अभी एक एक गाइडलाइंस आप लोग पढ़ोगे। सही है। इसमें हमारे पास एक है मेंटेनिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट। एक क्लीन एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करोगे? सही है। क्लीन स्पेल्स। और इसके अलावा प्लीज इसको समझा दो, मेरे ख्याल से इसको समझ नहीं आ रहा है। स्पेल्स एंड डर्टी सरफेसेस प्रोम्बली। आप क्या करते हो? स्पेल वगैरह को क्लीन कर लेते हो, डर्टी सरफेसेस को आप सफाई कर लेते हो टाइम टू टाइम। रिमूव पैथोजन थ्रू केमिकल मींस, यानी डिसइंफेक्टेंट वगैरह यूज करते हो आप लोग। जैसे देखो अपने हॉस्पिटल साइड में देखे होंगे, खास किस्म के रेडीमेड कंपनी के बने हुए क्या होते हैं? कंपनी के बने हुए वो आते हैं, क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट आते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम परश वगैरह, वॉशरूम वगैरह को क्या कर लेते हैं? साफ कर लेते हैं। इसके अलावा कंसीडर सप्लाई ब्रॉट टू द क्लाइंट रूम एज कंटेमिनेटेड। ये बोल रहे कि अगर क्लाइंट या पेशेंट के रूम में एक चीज इस्तेमाल हो जाए तो इसको हम क्या तरजीह देंगे? वो कंटामिनेटेड इमेजिन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्लव्स का डब्बा खोल दिया और डब्बा जो है वहां पर यूज होना शुरू हो गया, तो आधा डब्बा जो है वो कंटामिनेटेड शुमार होगा। इसी तरह अगर पेशेंट पे एक गिलास, एक चीज मैंने शुरू कर दी, सही है, एक गिलास, एक जग वगैरह इस पे इस्तेमाल कर दिया, तो वो वापस नहीं करेंगे या दूसरे पेशेंट पे यूज नहीं करेंगे। इट विल बी कंसीडर्ड कंटामिनेटेड, एंड दिस टाइप ऑफ जग और गिलास और ग्लविंग बॉक्स will be considered the contaminated, so we cannot use this type of supplies on other patients। सही है। दूसरे पेशेंट पे या on self अपने लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह consider items from the client home as contaminated। जहां पर पेशेंट हो, जहां पर पेशेंट हो, पेशेंट के घर की जो चीजें हैं वो भी कंटामिनेटेड शुमार होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके घर के इसकी किसी पेशेंट के घर में आयादत के लिए गया और इसका जग और गिलास उसकी यूज में और मुझे गिफ्ट करना चाहते हो, आपके घर में कुछ नहीं है, आप ये यूज कर सकते, ये प्लेट आप घर ले जाओ, ये यूज करो, तो मैं इसको क्या समझूंगा? इट विल बी कंटामिनेटेड। सो आई विल ट्राई माई सेल्फ कि इसको इस चीज को, कंटामिनेटेड चीज को मैं क्या वो नहीं यूज करूंगा। शुक्र है। इसके अलावा वॉश योर हैंड्स। हमारे पास ऐसे तो 5 मोमेंट्स होते हैं हैंड्स का, यानी हम हैंड हाइजीन की 5 मोमेंट्स क्या है आप लोग खुद सर्च करोगे, व्हाट आर द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। प्लीज लिख लेना ये वाला, ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए, एंड एवरीवन शुड टू सेंड दिस असाइनमेंट। क्या बोले, पर्सनली मुझे भेजेंगे, क्योंकि ग्रुप में भेजा जाता है फिर आप लोग नहीं करते एक दूसरे को देख के। व्हेन यू अराइव इन द यूनिट, जब आप आते हो यूनिट में यानी वार्ड में चले जाते हो, उस वक्त आपको हैंड वॉश करना है। व्हेन यू लीव द यूनिट, जब आप ड्यूटी करके जब आप घर जाने की कोशिश, जब घर जाने का इरादा करते हो, तब आपको हाथ धोने हैं। बिफोर एंड आफ्टर रेस्ट रूम यूज, जहां पर आप आराम करते हो, सही है, आराम करने से पहले हैंड हाइजीन करोगे। हो सकता है आपके बाहर के जरासीम आपके हाथों में आए हो, या हो सकता है आप जरासीम अपने कमरे से बाहर लेके जा रहे हो, तो इसलिए कह रहे कि रेस्ट रूम को यूज करने से पहले और करने के बाद दोनों कंडीशन में आप हैंड हाइजीन करोगे। बिफोर एंड आफ्टर क्लाइंट कंटेक्ट, पेशेंट को मिलने से पहले, पेशेंट के साथ हाथ मिलाने से पहले, पेशेंट को किनौला लगाने से पहले आप क्या करोगे? यू विल डू द आप क्या करोगे? आप हैंड हाइजीन करोगे। सही है। या पेशेंट के साथ आप मिल गए और पेशेंट के साथ आप मिलके क्या करते हो? जब जाते हो, जब पेशेंट को आपने किनौला लगाया,
पेशेंट को आपने कोई दवाई दी तो इसके बाद भी आप क्या करोगे, हैंड रब करोगे। सही है, जो आप लोगों के पास डिसइंफेक्टेंट लगे होते हैं हॉस्पिटल साइड में, हर वक्त हम हैंड वॉश नहीं करते हैं। हैंड वॉश जो है जब कंटामिनेटेड चीज आपके हाथों में नजर आ जाए, इस कंडीशन में भी हम करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर कंटेक्ट विद क्लाइंट बिलोंगिंग, जब आप क्या, बिलोंगिंग का मतलब ये है कि सराउंडिंग के पेशेंट के टेबल आपने टच कर दिया, टच करने के से पहले, टच करने के बाद टेबल यूज करना होता है ना, तो इस वक्त में भी आपको हैंड वॉश करना होता है या हैंड रब करोगे। बिफोर ग्लविंग से पहले भी करते हो, आफ्टर ग्लविंग रिमूवल, जब आप ग्लव्स यूज करने के बाद जब खत्म कर लेते हो कोई प्रोसीजर, इसके बाद भी आप करते हो। इसके अलावा बिफोर एंड आफ्टर टचिंग योर फेस, सही, बिफोर एंड आफ्टर टचिंग योर फेस उसमें भी करते हो। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग के लिए भी करते हो, ये तो आम है। आफ्टर टचिंग कंटामिनेटेड आर्टिकल्स के बाद भी करते हो। सही है, कंटामिनेट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पुलिस कैथेटर खाली कर दिया, पुलिस कैथेटर याद रखो कि इसके लिए हैंड हाइजीन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर, जब भी पुलिस कैथेटर को खाली करने और यूरिन बैग वगैरह खाली करते हो तो खास तौर पे ग्लव्स वगैरह लाजिमी तौर पे आपको क्या करना है, पहनना है। बिफोर आफ्टर विदाउट ग्लविंग जो है कभी भी आप क्या करोगे, आप पुलिस कैथेटर जो है अगर यूरिन वगैरह है इसको एक्सपेल आउट नहीं करोगे। सही है। इसके अलावा अगर किसी ने आपको जग पकड़ाया कि ये जग जो है वो खाली कर दो वहां पे, तो ये जग भी आप क्या करोगे, इस जग के लिए भी आप ग्लव्स वगैरह यूज करोगे। व्हेन यू यूज अ विजिबल डर्ट, अगर आपके जिस्म में या आपको हाथों में विजिबल डर्ट वगैरह हो, आपको गंदा नजर आ रहा, ब्लड वगैरह नजर आ रहा, इस किस्म की कंडीशन में आपको हैंड वॉश करना है, हैंड रब नहीं करना है। दोनों में फर्क है। हैंड वॉश ये होता है कि आप साबुन से अच्छी तरह हाथ धोते हो, हैंड रब ये होता है कि जस्ट डिसइंफेक्टेंट जो लगे होते हैं ना, प्लूरल वगैरह, इसको आप लगा के बस हैंड रब करते हो। हैंड वॉशिंग गाइडलाइंस क्या है, वॉश फॉर एटलीस्ट 15 सेकंड तक, 15 सेकंड तक हाथ धोना, जो आप लोग किसी जमाने में सुनते थे। नॉन सर्जिकल सिटिंग, यानी नॉन सर्जिकल सिटिंग में जो आप मेडिकल सिटिंग में करते हो ना, मेडिकल एसेप्सिस करते हो, सही है, 15 सेकंड तक नॉन सर्जिकल सेटिंग में आपको धो लेते हो, और 2 to 6 मिनट इन, इसके टाइम में फर्क है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि नॉन सर्जिकल सेटिंग में कितने सेकंड के लिए धोना होता है हाथों को, और सर्जिकल सेटिंग में 2 to 6 मिनट धोना पड़ता है। ये लाजमी तौर पे आप ये याद रखना। while use warm water not hard, warm water यूज करोगे। अप्लाई सोप टू वेट हैंड्स, सही है, सोप वगैरह को अप्लाई करोगे और फ्रिक्शन वगैरह अच्छी तरह रगड़ोगे हाथों को। क्लीन बीनीथ फिंगर लेंस और ज्वेलरी वगैरह अगर हो तो याद रखो कि ज्वेलरी वगैरह, वॉच वगैरह आप हॉस्पिटल साइड में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है, जो बैक्टीरियल वगैरह वहां पर आ सकते हैं, तो इसलिए आप ज्वेलरी वगैरह कभी भी नहीं यूज करो। ये दिस इज द सेप्टिक टेक्निक है, एसेप्टिक टेक्निक नहीं है। यानी बाद लोगों ने अंगूठा पहना होता है, बाद लोगों ने वॉच वगैरह पहना होता है, बाद लोगों ने बहुत सी चीजें पहने होते हैं ना हाथों में, तो ये चीजें क्या है, दिस इज द सेप्टिक टेक्निक, नॉट द एसेप्टिक टेक्निक। यानी एब्सेंस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक के लिए आप क्या करो, ये चीजें नहीं यूज करोगे। रेंज सोप वगैरह और टॉवल और ड्राई हैंड करोगे, या टिश्यू वगैरह यूज करते हो, टिश्यू इज बेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटिंग सीडीसी गाइडलाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन करोगे, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कहलाता है इसको, सही है। और इसके अलावा प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम एक्सपोजर, यानी हेल्थ केयर को एक्सपोजर से प्रोटेक्ट कर लेते हो, यानी एक्सपोजर टू इन्फेक्शन को, डिक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन को डिक्रीज करते हो, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन बाय हैंड हाइजीन से, प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम पैथोजन कैरीड बाय हेल्थ केयर वर्कर, और क्लाइंट को पैथोजन से बचाते हो, यानी हेल्थ केयर वर्कर जो हैंड हाइजीन करेगा तो पैथोजन नहीं होगा ना, यानी जरासीम पेशेंट यानी मरीज की तरफ नहीं जाएगा, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड देगी। तो हम प्रोटेक्ट क्लाइंट को पैथोजन से कैसे करते हैं, बाय हैंड हाइजीन कंडीशन से करते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, हमारे पास ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन ऐसे होते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जिसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में जैसे हैंड हाइजीन हो गया, किनोला लगाते हुए ग्लव्स पहनना, और इसके अलावा यूरिनरी कैथेटर को खाली करते हुए ग्लव्स पहनना, सही है, और इसके अलावा मास्क पहनना, ये सब चीज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आते हैं। कंटेक्ट प्रिकॉशन में ये होते हैं कि हर कंडीशन में आपको कंटेक्ट प्रिकॉशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट सिंपल पेशेंट को देख रहा हूँ तो इसके लिए ग्लविंग की नीड नहीं है, दवाई दे रहा हूँ इसके लिए ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है,
लेकिन कंटेक्ट प्रिकॉशन में जब भी पेशेंट के साथ जाओगे आप ग्लव्स पहनोगे, गाउन पहनोगे, सही है। तो कंटेक्ट प्रिकॉशन ये है कि जब भी मैं पेशेंट के साथ मिलूंगा, सही है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि इसके टच करने से भी वो जरासीम क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या क्या करूँ, पैथोजन स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट से, यानी टच करने से, इसके साथ मिलने से वो क्या हो सकता है, वो फैल सकते हैं। आपके कपड़ों से भी इसके हाथ लग जाए तो वो बीमारी फैल सकती है। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकती है, यानी ड्रेनिंग वोंड, पेशेंट का वोंड ओपन हो, उसके ड्रेनिंग की वजह से भी हो सकता है सिक्रीशन वगैरह, कांसी वगैरह हो, स्नीजिंग वगैरह कर रहा हो, या उसकी सप्लाईज में इसके कमरे में जो भी चीज हो, चाहे ग्लव्स का डब्बा हो, चाहे बर्तन हो, इसको भी अगर हम टच करेंगे सिंपल हाथों से तो उससे जरासीम फैल सकते हैं हम में। तो इसलिए इसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस, कुछ एहतियातें हम करते हैं। उसमें पॉसिबल प्राइवेट रूम इसके लिए होना चाहिए। अगर प्राइवेट रूम ना हो तो फिर इसके लिए कॉर्नर बेड पे रखते हैं कंटेक्ट प्रिकॉशंस को, सही है। और इसके अलावा इसके साथ क्लीन क्लीन गाउन और ग्लव्स जो है हम हमेशा यूज करते हैं, या डिस्पोजेबल ग्लव्स भी यूज करते हैं। डिस्पोजेबल ग्लव्स और गाउन वगैरह यूज करते हैं जो हम ड्रेस के ऊपर पहनते हैं, गाउन वगैरह, और वन टाइम यूज करते हैं, सही है। जब भी पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर करता हो ग्लव्स और गाउन वगैरह लाजमी करोगे। पहले गाउन पहनोगे फिर ग्लव्स पहनोगे, ऐसा नहीं कि आप पहले ग्लव्स पहनते हो फिर गाउन पहनते हो तो कंटामिनेटेड हो जाते हैं, सही है। इसके अलावा फिर क्या करोगे, जब लास्ट में आपने ग्लव्स पहन लिया, मास्क लगा दिया, मास्क लगा होता है, तो फिर पहले क्या इसको डोनिंग और डोपिंग कहते हैं। तो डोनिंग और डोपिंग में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डोनिंग एंड व्हाट इज डोपिंग। डोनिंग का मतलब पहनने का तरीका, डोपिंग का मतलब उतरने का तरीका। यानी हम जो जो चीजें पीपीई कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को कैसे पहनते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को कैसे उतारते हैं, ये पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन फिर कभी बताऊंगा, सही है। डिस्पोजेबल और ऑफ कंटामिनेटेड आइटम्स इन रूम, तो क्या करोगे, इसको कंटामिनेटेड एटम जो भी इसके साथ हो, वो क्या है, उसको उससे बचना है, सही है। और इसके लिए कौन सा रेड क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या यूज करोगे, इसके लिए जो जो क्या बोलते हैं, जो जो चीजें भी डिस्पोज करते हो, इसके लिए रेड बैग यूज करते हैं, सही है, इसके रूम में। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, हमारे पास ये भी ट्रांसमिट हो सकता है, सही, ये भी ट्रांसफर हो सकता है, जैसे पैथोजन स्प्रेड विद मोस्ट ड्रॉपलेट्स से फैल सकते हैं, जैसे कपिंग, स्नीजिंग, टचिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। प्रिकॉशन में क्या हो सकते हैं, जैसे हमने पीपीई, ग्लव्स वगैरह, गाउन वगैरह, मास्क और गूगल्स वगैरह यूज करना लाजिमी होता है इसमें, सही, ड्रॉपलेट्स में। और पेशेंट से तकरीबन 3 फीट के फासले पे रहना है। इसके अलावा एयरबोर्न प्रिकॉशन जो है ये इससे ज्यादा खतरनाक होता है, जो वेंटिलेशन सिस्टम से, शेकिंग शीट्स और स्वीपिंग से भी फैल सकता है, जिसके लिए हम जैसे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में जो जिसमें हम क्या मास्क वगैरह, इसके लिए खास एयरबोर्न के लिए खास मास्क होता है, जैसे N95 वगैरह यूज करते हैं, सही है। जैसे हम एयरबोर्न प्रिकॉशन हम किस में करते हैं, टीबी वगैरह और कोविड वगैरह में करते थे, सही है। ग्लव, गाउन वगैरह तो हर इसमें तीनों में आ जाते हैं। प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, रिवर्स आइसोलेशन। रिवर्स आइसोलेशन क्या है, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना है, यूज विद इम्यूनो कंप्रोमाइज क्लाइंट पॉपुलेशन। रिवर्स आइसोलेशन हम कौन से पेशेंट करते हैं, जो इम्यून कंप्रोमाइज क्लाइंट पॉपुलेशन है। मीन ये है कि जिसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कैंसर वाले पेशेंट इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं, ओल्ड एजेड पेशेंट ज्यादा इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं, इसलिए यंगर पेशेंट जो है वो भी इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को प्राइवेट रूम में बिल्कुल अलग अलग रखते हैं, दूसरे पेशेंट के साथ नहीं रखते हैं। नर्स नॉट असाइन टू क्लाइंट विद एक्टिव इन्फेक्शन अगर हो, इसके साथ नहीं होते। मास्क, हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, क्लीन स्टेरिल गाउन और ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं, और इस गाउन और ग्लव्स को दोबारा रीयूज नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग सर्जिकल एसेप्सिस, ये मेडिकल एसेप्सिस था, अभी हमारे पास सर्जिकल एसेप्सिस किसे कहते हैं, क्रिएशन स्टेराइल एनवायरनमेंट को क्या करना है, क्रिएट करना है स्टेराइल एनवायरनमेंट को। और इसके अलावा यूज ऑफ स्टेराइल इक्विपमेंट, स्टेराइल एनवायरनमेंट और स्टेराइल इक्विपमेंट ये है कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन 100%,
यानी 0% माइक्रोब्स के चांसेस हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टेराइल एनवायरनमेंट कहते हैं। सही है। और इसके अलावा हमारे पास और क्या चीजें हैं? स्टेराइल इक्विपमेंट, स्टेराइल सप्लाईज वगैरह, वो भी 100 माइक्रोब से क्या हो? माइक्रोब से फ्री हो। स्टेरिलाइजेशन, आप रियूजेबल सप्लाईज को स्टेरिलाइज करते हो, जैसे कुछ चीजें जो है रियूज हो सकते हैं, जैसे सीजर वगैरह। इसके अलावा हमारे पास कुछ मशीनरी होती है, इसको भी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन में हमारे पास ऑटोक्लेव वगैरह इस तरह कुछ चीजें हैं, मशीनरी यूज होते हैं जो इसको 100% स्टेरिलाइज कर लेते हैं, 0% माइक्रोब से फ्री कर लेते हैं। सर्जिकल हैंड स्क्रब करते हैं। हैंड स्क्रब का मतलब इसमें पायोडीन वगैरह और खास किस्म के पायोडीन कंटेनिंग जो है हम हैंड स्क्रब कर लेते हैं इसे। सर्जिकल अटायर, कोई बता सकता है सर्जिकल अटायर किसे कहते हैं? सर्जिकल अटायर हम किसे कहते हैं? हमारे पास सर्जिकल अटायर का मतलब ये है, हमारे पास एक खास किस्म का ड्रेस होता है जो हम क्या करते हैं, जो सिर्फ कहाँ यूज करते हैं, जो हम सिर्फ सर्जरी वगैरह के लिए वहां यूज करते हैं। आपने देखे होंगे खास किस्म के शूज वगैरह, खास किस्म के हेड कवर्स, मास्क और स्क्रब सूट वगैरह, और वहाँ आप जैकेट्स वगैरह ये सब यूज करते हैं। कहाँ पर हम, कहाँ पर यूज करते हैं? हम ओआर में, ऑपरेशन थिएटर में ज्यादातर यूज करते हैं सर्जिकल सर्जिकल अटायर वगैरह, खास किस्म का ड्रेस होते हैं। सही है। दोबारा बता रहा हूँ, सर्जिकल अटायर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ड्रेस है जो हम क्या करते हैं, खास हम के क्या बोलते हैं, गाउन वगैरह, और इसके अलावा अपर वगैरह यूज करते हैं, शूज, हेड केप्स, और यहाँ तक कि गूगल्स वगैरह, मास्क वगैरह हम यूज करते हैं। इसको हम सर्जिकल अटायर कहते हैं। इसके अलावा स्टेराइल ग्लव्स को आपको पता है, स्टेराइल ग्लव्स एक तो सर डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं। स्टेराइल ग्लव्स जो है हमारे पास खास किस्म के ग्लव्स आते हैं जो महंगे होते हैं, 7.5 का 7 का साइज आते हैं, 7.5 के आते हैं, जो बिल्कुल अच्छे होते हैं इससे एज कम्पेयर टू द डिस्पोजेबल ग्लव। और स्टेराइल फील्ड किसे कहते हैं? हम एक एरिया क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल ड्रेप्स वगैरह जो है पेशेंट के इर्द गिर्द रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो जो पेशेंट पे यूज होते हैं, जो जो पेशेंट पे यूज होंगे, और एसेप्टिक टेक्निक जिसको हम स्टेराइल फील्ड कहते हैं, और यूज अ स्टेराइल टेक्निक वगैरह। स्टेराइल टेक्निक ये है, एसेप्टिक टेक्निक को हम स्टेराइल टेक्निक कहते हैं। सही है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हमारे पास क्या है, प्रोटेक्स बैरियर, चेंज ग्लव्स वगैरह करना, हैंड वॉशिंग करना, डिस्कार्ड शाफ्ट करेक्टली, जैसे आईवी के नोल आपने लगाया, इसके शाफ्ट वगैरह को क्या करना, डेंजर बॉक्स में डालना है। सही है, शाफ्ट वगैरह को डेंजर बॉक्स में डालना। कवर ब्रेक्स इन द स्किन, अगर विकट वगैरह लगा हो उसको कवर करना होता है। Principles of medical and surgical asepsis. Medical asepsis क्या, प्रैक्टिस which reduce the number, growth and speed of microorganism. ऐसा प्रैक्टिस करना है जिसकी वजह से नंबर, ग्रोथ और स्पीड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कम हो। रिपेयर टू अ क्लीन टेक्निक को रिपेयर कर लेते हैं, और इसमें हैंड वॉशिंग जो है हम मेडिकल एसेप्सिस में क्या करते हैं, 15 सेकंड करते हैं, 15 सेकंड तक करते हैं। जबकि हमारे पास जो 2 to 6, 2 या 2 से ज्यादा जब हम करते हैं वो सर्जिकल एसेप्सिस में करते हैं। इसमें टोटल एलिमिनेशन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जिसमें स्पोर वगैरह भी खत्म हो जाते हैं। स्टेराइल फील्ड क्या है? स्टेराइल फील्ड में गाउन और ग्लव्स जो है हमारे पास स्टेराइल फील्ड में आ जाते हैं। इस और इसके अलावा मेथड में क्या है, स्टीम है सर्जिकल एसेप्सिस के लिए, स्टीम वगैरह यूज करते हैं कुछ चीजों को। स्टीम वगैरह हम तो इंसानों पे यूज नहीं करते हैं। याद रखो कि सर्जिकल एसेप्सिस जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग चीजों की सफाई के लिए यूज करते हैं, जबकि मेडिकल एसेप्सिस जो है वो जानदारों के लिए सिर्फ यूज हो सकती है। रेडिएशन है हमारे पास, सही है, और केमिकल्स और गैस वगैरह है। सीडीसी गाइडलाइन में अप्लाई टू, वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या करते हैं, ऑल बॉडी फ्लूइड्स, सिक्रीशंस, ब्लड, नॉन इनटेक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हमारा इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वो करेंगे। ग्लव्स वगैरह हम पहनेंगे टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर टू रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर नर्स ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर टू क्लाइंट। सही है, यानी चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जर्म जो है वो कम करना है। वेयरिंग ग्लव्स does not replace hand washing, तो इसका मतलब ये है कि हैंड वॉशिंग इज बेस्ट मेथड फॉर द मेडिकल एसेप्सिस के लिए। लेकिन ग्लव्स जो है हम कुछ कंडीशन में यूज करते हैं,
Hand washing is the single most important measure to reduce the risk of transmission. Nurse do hands-on work, so always wash first. सही है। इसमें हमारे पास और क्या चीजें हैं? रिस्पायरेटरी हाइजीन, कफ एटिट्यूड। रिस्पायरेटरी हाइजीन जैसे अगर आपने कफ के खांसी कर दिया, कांस रहे हो तो आप कफ एटिट्यूड करते हैं। कफ एटिट्यूड का मतलब आप लोग गूगल करके देख लेना कि कफ एटिट्यूड का मतलब ये है कि आप अपने जो क्या बोलते हैं जहां पर आपकी अल्नर है वहां से आपको क्या करते हो, वहां से अपने आप को साफ कर लेते हो। फिर भी देख लेना कि ये किसे कहते हैं, डायग्राम में वो देख लेना। कवर योर नोज एंड माउथ विद योर एल्बो, ये है। आप एल्बो से अपने माउथ और नोज को क्या कर लेते हो, कवर कर लेते हो जब भी आप खांसी कर लेते हो। इसको कफ एटिट्यूड कहते हैं। ATI QUE, व्हाट इज कफ एटिट्यूड? कवर योर नोज एंड माउथ विद योर एल्बो, दिस इज नोन एज कफ एटिट्यूड। ये आपका क्या करते हो ताकि रेस्पिरेटरी हाइजीन हो। यूज टिश्यू टू कंटेन respiratory secretion, you use dispose into the nearest waste container after use, जो है आप वो कर लेते हो। सिक्रीशन वगैरह आते हैं उसको टिश्यू वगैरह पे साफ करके वो डिस्पोज कर लेते हो। परफॉर्म हैंड हाइजीन आफ्टर कांटेक्ट विद एनी कंटामिनेटेड मटेरियल या ऑब्जेक्ट के साथ, जब भी करते हो आप हैंड हाइजीन करोगे। सही है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग, टर्न ऑन स्लो स्टेडी स्ट्रीम ऑफ, स्ट्रीम का मतलब पानी का बहना, वार्म वाटर का। मॉइस्चर हैंड्स विद वाटर, देन अप्लाई सोप। फिर क्या करोगे, पानी से मॉइस्ट कर लोगे, फिर अप्लाई सोप करोगे, फिर रब करोगे 15 सेकंड तक। फिर इसको क्या कर रेंस करोगे वाटर में। यूज अ क्लीन प्रॉपर टॉवल और एयर ड्रायर टू ड्राई हैंड्स, ये करोगे। कुछ जगहों पे ड्रायर लगा, जैसे एकेडमी में ड्रायर लगा होता है। केस स्टडी क्या है? एडमिटिंग कॉल्स to tell you that they have a client who previously cultured positive for MRSA, methicillin resistance streptococcal aureus। ये एक जरासीम है जो क्या है, जो फैल सकता है जो लोगों में in their urine। What precautions do you place this client in? इसके लिए आप कौन सा प्रिकॉशन यूज करोगे? इसके लिए क्या एहतियाती करोगे जब पेशेंट जो है, आपको पता चला किसी ने बताया फोन पे कि इस पेशेंट को मरसा है, तो आप क्या रेडिमेशन करोगे, पेशेंट के लिए क्या यूज करोगे? इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस करोगे। सही है। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन में आप क्या करोगे, पेशेंट को अपडेट करोगे सिस्टम में कि पेशेंट इज एन कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन। गाउन वगैरह लाओगे, डिस्पोजेबल ग्लव्स वगैरह लाओगे। जब भी पेशेंट के साथ कॉन्टेक्ट करोगे, पेशेंट को मेडिसिन करोगे, जो भी करोगे, गाउन ग्लव्स और मास्क वगैरह का यूज करना लाजिमी होगा। सही है।